नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोशलॉजी विद नेहा में। और ये जो बुक है उत्कृष्ट समाजशास्त्रीय परंपराएं रविन्द्रनाथ मुखर्जी की है, क्लासिकल सोशलॉजिकल ट्रेडिशन। इसमें मैंने 2 जो चैप्टर थे इस बुक के, उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने एक वीडियो में डाल दिए थे। आज मैं अपना तीसरा वीडियो है जो इस बुक से रिलेटेड है, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो वो कराने जा रही हूँ। तो आप देखिए, क्योंकि जो बुक से हैं ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हैं और फ़ायदेमंद भी हैं, क्योंकि बुक से ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला बताया है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति का मूल कारण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं: गरीबी, उच्च वर्ग द्वारा शोषण, सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रमुख लोगों का नेतृत्व, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंधों के बीच असमंजस्य। तो जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रांति का जो मूल कारण था वो हमारे समाज में था कि उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के जो संबंध थे उनके बीच में जो असमंजस्य था, उनके द्वारा ही समाज में क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसका जो लास्ट है घ 4th नंबर है वो सही होगा। फिर है, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी हुई है? आर्थिक निर्धारणवाद की, तो ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक और नेता किसे कहा जाता है? ये तीसरा क्वेश्चन है। ये बताया महान नेता जो थे अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के, वो थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स का ऐतिहासिक मिलन किस वर्ष में हुआ है? इसमें आपको सन बताना है: 1842, 1844, 1845 और 1847। तो राइट आंसर इसका 1844 में। फिर 5th है आपका क्वेश्चन, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा है कि द्वंद्वात्मक प्रणाली वास्तव में कोई प्रणाली नहीं? ये कहा था सेबाइन ने। 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं: कैरन हंट, एंगल्स, हीगल, सेबाइन। तो जो सेबाइन है इसके राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये भी बुक किसकी है? सेबाइन की ही है। फिर 7th है, कार्ल मार्क्स व हेगल की एक संयुक्त रचना थी जिसका नाम था होली फैमिली। 8th है, मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या अपनी पुस्तक में की। कौन सी पुस्तक में की थी इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या? वो थी जर्मन आइडियोलॉजी। फिर नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन आपका जो है रिक्त स्थान भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है कि होली फैमिली पुस्तक है जो है एक सर्वहारा की सैद्धांतिक विचारधारा के तत्व मौजूद हैं। दूसरा है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन सन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की बुक है। फ्रांस में वर्ग संघर्ष नामक कृति में मार्क्स ने एक प्रसिद्ध सूत्र दिया था। क्या सूत्र दिया था? सर्वहारा अधिनायकत्व का। फिर लास्ट है, कार्ल मार्क्स का विख्यात ग्रंथ है, विश्वविख्यात ग्रंथ क्या है? दास कैपिटल। यानी उनकी जो प्रमुख ग्रंथ था या पुस्तक मान लीजिए वो थी दास कैपिटल। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास कई तरह के हैं। ऑब्जेक्टिव आया, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आया। अब इसमें क्या है, ट्रू एंड फॉल्स भी हैं, और फिर बाद में जो है कुछ थोड़ा सा जो डिटेल में क्वेश्चन है, जैसे लघु वाले क्वेश्चन होते हैं जो बीए वगैरह में आते हैं लिखने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी दिए हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है 10th, निम्न में से सत्य असत्य छाटिए। ऐतिहासिक भौतिकवाद एक दार्शनिक विज्ञान नहीं। तो ये क्या है? असत्य है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या में मार्क्स ने इतिहास को 5 भागों में बांटा था। जो उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का वर्णन किया था, मार्क्स ने उसको 5 भागों में बांटा था। ये क्या है? सत्य है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का केंद्र बिंदु आर्थिक निर्धारणवाद है। ये क्या है? सत्य है। और लास्ट में इसमें बुक पूछ दी है, वही अभी बताया था कि फ्रांस में वर्ग संघ नामक कृति किसकी है? दास कैपिटल। यह कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मार्क्सवादी द्वंद्ववाद की एक विशेषता बताइए। मार्क्सवादी जो द्वंद्ववाद है उसकी एक विशेषता बतानी है। तो इसमें शॉर्ट में दिया है, पूरा लिखा हुआ है कि मार्क्सवादी द्वंद्ववाद यह मानता है कि प्रकृति निरंतर, गतिशील, परिवर्तनशील, नवीन, परिवर्धित, परिमार्जित स्थिति है, जिसमें कुछ चीज़ों का सदैव उद्भव और विकास होता है और कुछ चीज़ों की अवनति और विनाश होता है। जो मार्क्सवादी द्वंद्ववाद है वो यही मानते हैं कि जो प्रकृति है हमारी निरंतर परिवर्तनशील है, गतिशील है, उसमें हर चीज़ में परिवर्तन आता है और कोई भी चीज़ एक जगह रुकती नहीं है या स्थिर नहीं होती है, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। तो और चाहे वो परिवर्तन, उन चीज़ों से जो परिवर्तन होता है वो अवनति या विनाश भी हो सकता है और उद्भव और विकास भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स द्वारा दिए गए उनके समाज व इतिहास के सिद्धांत का नाम है।
इसका आधार उस नियम की व्याख्या है जो मानव इतिहास की गतिविधि को निर्धारित करती है। इसके द्वारा मार्क्स ने अपनी भौतिकवादी व्याख्या की प्रतिष्ठा की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें 13 क्वेश्चन है, अधिसंरचना और अधोसंरचना किसे कहते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि अधिसंरचना क्या है और अधोसंरचना क्या है। जो तो इसमें इन्होंने 2 भागों में बांटा है इसको, कि समाज का जो ऊपरी ढांचा होता है उसको इन्होंने अधिसंरचना कहा है, और जबकि जो बुनियादी भाग है या निचला भाग है उसको अधोसंरचना कहा है। ठीक है, निचले भाग के अंतर्गत जैसे कानून है, नियम है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, इसमें कार्ल मार्क्स के अनुसार बताया है। तो आप बताएंगे जब समाज की उत्पादन शक्ति में कोई परिवर्तन होता है तो उसी के साथ साथ उत्पादन संबंध बदलता है, और उत्पादन संबंधों में परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो साधन बताए थे वो उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के साधन बताए थे, और उसी से जो है संबंध बदलते हैं। तो जब संबंध बदलेंगे तो उसमें सामाजिक परिवर्तन होगा। फिर लास्ट है 15 क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष किस प्रकार होता है। तो मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष क्या बताया गया, किसी भी युग में जीविका उपार्जन की प्राप्ति के विभिन्न साधनों के कारण मनुष्य विभिन्न भागों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक वर्ग में एक विशेष वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाती है। वर्ग चेतना के कारण वर्गों में संघर्ष होता है, जिसे वर्ग संघर्ष कहते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष बताया है इसमें, यानी जो प्रत्येक युग हैं, इन्होंने भी 5 युग बताए थे, जैसे तो आदिम युग, साम्यवादी युग, ठीक है, और जमींदारी युग। तो इस हर युग में 2 वर्गों का उदय होता है, और उन 2 वर्गों के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद बना रहता है, उस मतभेद के कारण एक वर्ग चेतना पाई जाती है, उसी को इन्होंने वर्ग संघर्ष कहा है। जैसे मजदूर वर्ग बता दिया, एक मजदूर और मालिक वर्ग। तो क्या जो मालिक जो होता है वो मज़दूरों का शोषण करता रहता है, तो मज़दूरों के अंदर क्या है, एक चेतना जागृत होती है कि हमारे साथ इतना शोषण हो रहा तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो अपना एक वर्ग बना लेते हैं, उसमें वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाती है, और फिर बाद में क्या होता है, वो चेतना जो उनके मालिक हैं उनके प्रति उनके बीच में जो है संघर्ष को जन्म देती है। इसी को उन्होंने वर्ग संघर्ष कहा है। ठीक है, तो ये हमारे आज के कार्ल मार्क्स जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। हो सकता है ये आपके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।